मैं फौजी आदमी, मैंने कहा सरकार विरोध, जायज़ विरोध का हमेशा स्वागत होता है, लेकिन अगर नाजायज़ होगा तो उसका जवाब आपको भी मिलेगा। और धीरे धीरे बात यहाँ से थोड़ी सी गर्म हुई। हमने कहा गलत, लड़ने पे एकदम उतावला था। वो उतावला हो गया था, तो हमने कहा तुम गलत करोगे तो उसे सज़ा मिलेगी उसकी। करीब 15-20 मिनट के बाद वो रैश चलाते हुए एक जगह उसने गाड़ी रोक दी। बिना आपकी अनुमति उसने गाड़ी रोक दी। जब गाड़ी रुकी, मैं पीछे वाली सीट पे बाईं तरफ बैठा था और तभी वो दरवाजा खुला और मैं उस तक देख नहीं पाया, अंधेरे की वजह, कोई भारी चीज से मेरे पे हमला हो गया। क्या था सर? ये तकरीबन 11 बजे के आसपास, 11 बजे रात आपके ऊपर एक सुनसान जगह पे हमला हो गया। हमला होने से मेरा ब्लैकआउट हो गया, अंधेरा छा गया। बहुत ही गंभीर चोट आपके ऊपर लगी है सर, और ये अगर जख्म और गहरा होता तो इससे आपकी जान भी जा सकती है, क्योंकि ये तो एकदम कहते हैं ना कि एकदम मृत्यु वाला अटैक है जो होता है। इस पर तो 302 पहले के हिसाब से लगता था, जो पहले धारा आई थी 302 लगता था यहाँ पर अगर कोई मस्तिष्क पे वार कर रहा है। कुछ 6-7 लोगों का समूह सा दिखा मुझे जो हमलावर थे। लड़ने की कोशिश भी की होगी, चूंकि आप कर्नल हैं तो आपका जो स्वभाव है वो आप छोड़ नहीं सकते। आपने मुकाबला किया होगा अकेले। 40 साल या जब से शुरू से हमने जो ट्रेनिंग ली है, अगर विपरीत अवस्था भी है, विपरीत स्थिति भी है, तो हम लड़ेंगे और उसका मुकाबला करेंगे। उम्र का कोई मतलब नहीं। मैं 59 साल का हूँ, वो 28-30 साल के होंगे लड़के, लेकिन मैं उठा और लड़ने की कोशिश की, जिससे कि थोड़ा सा मुझे मौका मिला और वो लोग थोड़ा पीछे हटे। जब जितना मेरे से विरोध कर पाया, मैं प्रतिकार कर पाया, मैंने किया। पुलिस की एक PRV या कौन सी क्या कहते हैं वो गाड़ी पेट्रोलिंग करती है, वो कुछ देर बाद आई थी और मौजूद रही है। उसमें एक महिला कांस्टेबल, एक इंस्पेक्टर टाइप कोई थी और एक और कोई था, लेकिन वो भी तमाशबीन बने रहे। किया नहीं, उस पर एक्शन नहीं लिया। भी किया कि देखिए मैं ये हूँ और मेरे सिर पे ये चोट लगी है, कर्नल साहब मार रहे हैं, कर्नल साहब हमको मारिए मत। और वो पूरा एक ड्रामा खेल रहा था और अपने मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा था, वही ड्राइवर। और वो हमारे जो सहयोगी पहुंचे हैं उसके हाथ से दोनों मोबाइल ले लिया गया है, दोनों नंबर मेरे पास मौजूद हैं और वो चौकी इंचार्ज को दे दिया गया था। चौकी इंचार्ज तब तक आ गए थे, उनको दे दिया गया था। उसमें कई मैसेजेस थे, कुछ डिलीट भी हुए, उसी दौरान हुए डिलीट। और वो वीडियो भी दोपहर को करीब 12 बजे के आसपास, मुझे पक्का ये कि पुलिस के पास मोबाइल था तो पुलिस ने वो रिलीज कराया और उसको एक ड्रामा उसको एक नैरेटिव जिसे कहते हैं वो बनाया है कि कर्नल साहब नशे में धुत थे। हमारी तो बस वही है कि हमारी क्या मांग है। हम तो यही चाहते थे कि जो हमारी अगेन लड़ाई झगड़ा क्या है, सोच से है। उस सोच से है जो अगर समय पे कट्टरवादी सोच अगर कंट्रोल नहीं की गई तो देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं सर। आखिर व्यक्तिगत तो उससे आपका कुछ नहीं था। नहीं, हमें व्यक्तिगत उससे कोई कुछ नहीं था, व्यक्तिगत उस मसले को लेकर था। और फिर भी एक और चीज हमको समझ में आती है, उस ड्राइवर से था। उस ड्राइवर ने क्या मैसेज दिया, जो लोग आए शायद उनको मालूम भी ना होगा कि इस बात पे बात हो रही है। एक मैसेज पे आ गए। हाँ, वो उनके किस रिश्ते के कारण आए वो हम नहीं उस पर बयान कर सकते हैं और न कोई हमारे पास आंसर है। मेरा एक सैनिक परिवार है। मेरे पिताजी एयरफोर्स के वेटरन 90 साल के हैं, अभी हैं। मेरा एक बेटा है, वो इंडियन आर्मी में मेजर है। मेरे परिवार में 3 भांजे, तीनों इंडियन आर्मी में अधिकारी हैं। और मैं खुद इन्फेंट्री के साथ साथ मैं 10 साल सिलेक्शन बोर्ड में रहा हूँ, जहाँ मैंने अफसरों का चयन किया है भारतीय सेना के लिए। आप मोटिवेट भी करते? जी, मैं कॉलेजों स्कूल्स में जाके मोटिवेट करता हूँ। ये मेरी 40 साल की जो छवि है वो 1-2 बयानों से उन्होंने मेरे आत्मसम्मान को, शारीरिक चोट की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं अपने मन की स्थिति, वो उसका मैं जो आहत हुआ हूँ, मैं उससे ज्यादा परेशान हूँ। जो वो लोग हैं जो कट्टरवादी सोच वाले हैं, उससे देश को खतरा है। वो देश को अंदर से खोखला कर रहे हैं। हमको बाहर के दुश्मनों की जरूरत नहीं है। इस वक्त देश के अंदर जो बांटने का, काटने की बातें कर रहे हैं, उनके खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा, मजबूती से एक्शन लेना पड़ेगा। और ये
जो कहते हैं इसको जड़ कैंसर नहीं पैदा ज़्यादा होना चाहिए, ये कैंसर के तौर पे बढ़ रहा है। हमारे साथ एसपी कर्नल सर हैं जो कानपुर में एक कार्यक्रम यानी कि पुलिस प्रशासन और मिलिट्री का एक कार्यक्रम था जिसमें वो भाग लिए और भाग लेकर कानपुर से वो लखनऊ की ओर आ रहे थे। लेकिन रास्ते में अपने एक सहयोगी से कर्नल साहब बात कर रहे थे, वह कन्वर्सेशन कर रहे थे, लेकिन कैब चालक को वह बातें शायद ठीक नहीं लगी। आखिर क्या कुछ हुआ कि मामला लड़ाई तक पहुंच गया और साथ ही उस व्यक्ति ने, उस कैब ड्राइवर ने एक मैसेज करके, एक ग्रुप का मैसेज करके कुछ लोगों को बुलाता है और एक अनजान सी जगह पे कर्नल साहब के साथ वह मारपीट करता है समूह के साथ। आखिर पूरा मामला क्या है हम खुद एसपी सर से ही जानेंगे। सर, क्या कुछ हुआ था और आप कहाँ गए थे? जी, मैं वैसे कर्नल एसपी सिंह अपने बारे में कुछ बताना चाहूँगा। 10 साल की उम्र में मैं मिलिट्री स्कूल में पढ़ने गया था। उसके बाद मैं एनडीए ज्वाइन किया, इन्फेंट्री में कमीशन लिया। 32 साल की नौकरी सरकार मतलब देश को दी है मैंने। और 2022 से मैं जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कानपुर नगर में हूँ, तैनात हूँ। 5 तारीख को सिविल मिलिट्री लाइजन कॉन्फ्रेंस थी और शाम को उसी के उसमें उपलक्ष्य में डिनर स्टेशन मेस कानपुर कैंट में ऑर्गेनाइज किया हुआ था। उसमें मैं भी शामिल हुआ था। उसमें सभी सिविल प्रशासन और फौजी प्रशासन के लोग शामिल थे। रात 10 बजे 9:30 के आसपास मैंने गाड़ी बुक की थी, एक कैब, जो मैं लखनऊ वापस आना चाहता था। 10:20 के आसपास मैं वहाँ से मैंने प्रस्थान किया। कैब प्राइवेट थी या किसी कंपनी की? कैब एक हमारे जान पहचान जिनसे हम अक्सर गाड़ियाँ लेते थे, उनके माध्यम से हमने बुक की थी। वो कई बार हमको खुद छोड़ जाते थे और कई बार वो कोई गाड़ियाँ भेज देते थे। इस बार वो खुद नहीं आ पाए तो उन्होंने एक गाड़ी भेजी। तो किसी कंपनी से थी या ऐसे? नहीं, वो इंडिविजुअल वाले, इनका कोई ग्रुप वगैरह होगा, ये सब टैक्सी चालक वगैरह होंगे, तो उस तरह का इनका एक ग्रुप था। उसमें से 10 बजे के आसपास, 10:20 के आसपास वो आए, हम बैठे और हम लोग चल दिए वहाँ से। 2 घंटे के करीब सफ़र का समय होता है, तो हम पीछे सीट में, बैक सीट में बैठ के अपना मोबाइल पे यूट्यूब और थोड़ा बहुत देख रहे थे। अकेले थे आप? बिल्कुल अकेले थे हम, और ड्राइवर भी अकेला, मतलब उसके साथ में भी कोई नहीं था। जब यूट्यूब में हम देख रहे थे तो वक्फ बोर्ड के ऊपर टॉपिक चल रहा था, जो आप देख रहे थे न्यूज़ के हिसाब से? जी। और उसमें हमको लगा कि वो थोड़ा उत्तेजित होने लगा ड्राइवर। सुन के वो ड्राइवर जो है वो क्या मुस्लिम कौम से था? हमको तब तक ज़्यादा गौर नहीं किया था हमने, तब तक हमको नहीं लगा, लेकिन वो उत्तेजित होने लगा। जब वो उत्तेजित हुआ, वो बोला ये बहुत गलत है। फिर हमने पूछा उनसे कि क्यों गलत है? तब उसने बताया कि मेरा नाम ये है। मैंने नाम भी पूछा तो नाम बताया, और उन्होंने कहा कि हमारे खिलाफ ये सरकार की चालें हैं और हम लोगों के खिलाफ सरकार है और इसका विरोध होगा। तो हमने कहा बिना समझे इसका तो विरोध करोगे, इसमें हित की बातें हैं, क्या समझ पाए हो? कहते इसमें हमारे हित की कोई बात नहीं है। और मैं हमारे इलाके में, मैंने कहा कहाँ रहते हो? उन्होंने कहा बाबूपुरवा कानपुर में रहते हैं और विरोध होगा और ज़बरदस्त विरोध होगा। यानी कि आप सिर्फ यूट्यूब पे न्यूज़ देख रहे थे, उससे रहा नहीं गया, वो बीच में वो आपको डिस्टर्ब करता है, आपसे डिस्कस करता है, आपसे वो एक प्रकार से बहस करता है और कहता है कि ये ठीक नहीं हो रहा, सरकार ठीक नहीं कर रही है और हम लोग इसका जवाब देंगे सड़क पर। इस तरह की बात होने लगी। इस तरह की बात जब हुई, मैं फौजी आदमी, मैंने कहा सरकार विरोध, जायज़ विरोध का हमेशा स्वागत होता है, लेकिन अगर नाजायज़ होगा तो उसका जवाब आपको भी मिलेगा। और धीरे धीरे बात यहाँ से थोड़ी सी गर्म हुई। हमने कहा गलत, लड़ने पे एकदम उतावला था, वो उतावला हो गया था। तो हमने कहा तुम गलत करोगे तो सज़ा मिलेगी उसकी, अगर तुम सड़कों पर उतरोगे तो कहीं न कहीं प्रशासन में निपटेगा। ये आपका एक मैसेज था? बिल्कुल मैसेज था। उसके बाद वो फिर थोड़ा उत्तेजित हो गया और उसने फ़ोन पे क्या कर रहा था, तो हमने तब भी उसको टोका। हमने कहा गाड़ी चलाते वक्त फ़ोन का इस्तेमाल मत करो। यानी कि वो कुछ हरकत ऐसा कर रहा था जो आपको शंका लगा कि ये कुछ कर रहा है, इस तरह की चीज़ें आपको पता चली? जी,
ये पता जब चली और उसके करीब करीब 15-20 मिनट के बाद वो रैश चलाते हुए एक जगह उसने गाड़ी रोक दी। अच्छा, गाड़ी रोक दी बिना आपकी अनुमति? बिना अनुमति उसने गाड़ी रोक दी एक जगह। जब गाड़ी रुकी, मैं पीछे वाली सीट पे बाईं तरफ बैठा था और तभी वो दरवाज़ा खुला और मैं उस तक देख नहीं पाया अंधेरे की वजह, कोई भारी चीज़ से मेरे पे हमला हो गया। टाइम क्या था सर? ये तकरीबन 11 बजे के आसपास, 11 बजे रात, 11 बजे रात आपके ऊपर एक सुनसान जगह पे हमला हो गया। हमला हो गया। हमला होने से मेरा ब्लैकआउट हो गया, अंधेरा छा गया। बहुत ही गंभीर चोट आपके ऊपर लगी है सर, और ये अगर जख्म और गहरा होता तो इससे आपकी जान भी जा सकती है, क्योंकि ये तो एकदम कहते हैं ना कि एकदम मृत्यु वाला अटैक है जो होता है। इस पर तो 302 पहले के हिसाब से लगता था, जो पहले धारा आई थी 302 लगता था यहाँ पर अगर कोई मस्तिष्क पे वार कर रहा है। अब उसके बाद में थोड़ी सी जब मैं होश सा आया तो मैं उठने की कोशिश की तो उसमें भी लड़खड़ाया, क्योंकि पैरों में भी लाठी डंडे से मारा हुआ था जो भी उनके हाथ में था। कुछ 6-7 लोगों का समूह सा दिखा मुझे जो हमलावर थे। आपने उनसे लड़ने की कोशिश भी की होगी, चूंकि आप कर्नल हैं तो आपका जो स्वभाव है वो आप छोड़ नहीं सकते। आपने मुकाबला किया होगा अकेले? 40 साल या सबसे शुरू से हमने जो ट्रेनिंग ली है, अगर विपरीत अवस्था भी है, विपरीत स्थिति भी है तो हम लड़ेंगे और उसका मुकाबला करेंगे। उम्र का कोई मतलब नहीं। मैं 59 साल का हूँ, वो 28-30 साल के होंगे लड़के, लेकिन मैं उठा और लड़ने की कोशिश की, जिससे कि थोड़ा सा मुझे मौका मिला और वो लोग थोड़ा पीछे हटे। जब जितना मेरे से विरोध कर पाया, मैं प्रतिकार कर पाया, मैंने किया। सर, वहाँ पे कोई सहयोग करने के लिए मौके पर राहगीर कोई नहीं दिखा? कोई भी वहाँ पर व्यक्ति, अननोन व्यक्ति नहीं दिखा जो आपकी मदद के लिए आ गया है? एक तो आप समय की बात देखिए, 11 बजे रात की बात है। पुलिस की एक PRV या कौन सी क्या कहते हैं वो गाड़ी जो पेट्रोलिंग करती है, वो कुछ देर बाद आई थी और मौजूद रही है। उसमें एक महिला कांस्टेबल, एक इंस्पेक्टर टाइप कुछ थी और एक और कोई था, लेकिन वो भी तमाशबीन बने रहे। मतलब उन्होंने कुछ किया नहीं, उस पर एक्शन नहीं लिया। रिक्वेस्ट भी किया कि देखिए मैं ये हूँ और मेरे सिर पे ये चोट लगी है। और उसी दौरान मैंने फ़ोन कर दिया था अपने सहयोगियों को। अच्छा, आपका फोन आप पास था? फोन चोरी नहीं हुआ था, यानी लेके भागे नहीं? फ़ोन चोरी नहीं हुआ। तो फ़ोन से मैंने अपने सहयोगियों को फ़ोन कर दिया था। उनको आने में करीब करीब 40 से 45 मिनट टाइम लगा। 12 बजे के करीब पहुंचे होंगे आपके पास? बिल्कुल सही कह रहे हैं, 12 बजे के आसपास वो पहुंचे। उस वक्त तक भी पुलिस निष्क्रिय थी और वो एक इंसान, हम खड़े थे, अपने आप को बचा रहे थे, वो पीछे खड़े होकर मोबाइल बना रहा था और कह रहा था कर्नल साहब मार रहे हैं, कर्नल साहब हमको मारिए मत। और वो पूरा एक ड्रामा खेल रहा था और वो अपने मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा था, वही ड्राइवर। और वो हमारे जब सहयोगी पहुंचे हैं उसके हाथ से दोनों मोबाइल ले लिया गया है, दोनों नंबर मेरे पास मौजूद हैं और वो चौकी इंचार्ज को दे दिया गया था। चौकी इंचार्ज तब तक आ गए थे, उनको दे दिया गया था। उसमें कई मैसेजेस थे, कुछ डिलीट भी हुए, उसी दौरान हुए डिलीट। और वो वीडियो भी दोपहर को करीब 12 बजे के आसपास, मुझे पक्का ये कि पुलिस के पास मोबाइल था तो पुलिस ने वो रिलीज कराया और उसको एक ड्रामा उसको एक नैरेटिव जिसे कहते हैं वो बनाया है कि कर्नल साहब नशे में धुत थे। अब आप मानिए कि जिसके सिर पे चोट लगी हुई है और गहरी चोट लगी हुई है और वो उठने की कोशिश कर रहा है, पैरों में भी चोट लगी हुई है और वो लड़खड़ाएगा नहीं तो क्या होगा? वो तो खड़ा भी नहीं हो सकता है, और खड़ा भी होगा तो वो पहली बात गिरेगा, फिर उठने का प्रयास करेगा। जिसको 7-7, 8-8, 10-10 लोग ग्रुप में उसको मार रहे हो तो निश्चित तौर से वो आदमी पूरी तरह से स्वस्थ नहीं होगा उस दौरान। बिल्कुल वही बात हुई। हमारी तो बस वही है कि हमारी क्या मांग है। हम तो यही चाहते थे कि जो हमारी अगेन लड़ाई झगड़ा क्या है, सोच से है। उस सोच से है जो अगर समय पे कट्टरवादी सोच अगर कंट्रोल नहीं की गई तो देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं सर। आखिर व्यक्तिगत तो उससे आपका कुछ नहीं था? नहीं, हमें व्यक्तिगत उससे कोई कुछ नहीं था, व्यक्तिगत उस मसले को लेके था। और फिर भी एक और चीज़ हमको समझ में आती है कि उस ड्राइवर से था। उस ड्राइवर ने क्या मैसेज दिया, जो लोग आए शायद उनको मालूम भी ना होगा कि इस बात पे बात हो रही है। बिल्कुल, लेकिन वो लोग एक मैसेज पे आ गए। हाँ, वो उनके किस रिश्ते के कारण आए वो हम नहीं उस पर बयान कर सकते हैं और ना कोई हमारे पास आंसर है। लेकिन हम इस सोच से
हम आगाह करना चाहते हैं। हमारा बस वही है कि ये इंसान कौन है, इसका बैकग्राउंड क्या है, इसका सोशल ग्रुप क्या है, इसके व्हाट्सएप चैट्स रिकवर की जाए, ये किन लोगों के साथ इसका आना जाना उठना है, क्योंकि ये सोच देश को खोखला करेगी। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं सर कि ऐसे लोग देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए भी खतरा हैं, और इस तरह का ग्रुप बना के जो लोग सिर्फ एक वक्फ बोर्ड की चर्चा पर अपने आप को वो लड़ाई झगड़े पर उतारू हो गए हैं। और आपको सोचिए कि एक कर्नल रैंक के एक व्यक्ति को जो देश के लिए इतने लंबे समय तक सेवा दिए हैं, उनके साथ इस तरह की घटना वो लोग कर दी है। बिल्कुल, मैं अपने बारे में थोड़ा 2 लाइन और बताना चाहूँगा। मेरा एक सैनिक परिवार है। मेरे पिताजी एयरफोर्स के वेटरन 90 साल के हैं, अभी हैं। मेरा एक बेटा है, वो इंडियन आर्मी में मेजर है। मेरे परिवार में 3 भांजे, तीनों इंडियन आर्मी में अधिकारी हैं। और मैं खुद इन्फेंट्री के साथ साथ मैं 10 साल सिलेक्शन बोर्ड में रहा हूँ, जहाँ मैंने अफसरों का चयन किया है भारतीय सेना के लिए। और सब लोगों को आप मोटिवेट भी करते हैं? जी, मैं कॉलेजों स्कूल्स में जाके मोटिवेट करता हूँ। ये मेरी 40 साल की जो छवि है, वो 1-2 बयानों से उन्होंने मेरे आत्मसम्मान को, शारीरिक चोट की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं अपने मन की स्थिति, वो उसका मैं जो आहत हुआ हूँ, मैं उससे ज़्यादा परेशान हूँ। सर, जो ये घटना हुई, पुलिस को जिस एंगल पे जाना चाहिए, पुलिस बिल्कुल भी उस एंगल पे नहीं गई कि आखिर ये लोग एक ग्रुप में कैसे आए, ग्रुप के एडमिन कौन है, कि कौन कौन से लोग उसमें जुड़े हैं, और एक कॉल पे कैसे 11 बजे रात इकट्ठा हो गए, इससे कोई लेना देना पुलिस का नहीं है। मुझे अफसोस से कहना पड़ता हाँ कि पुलिस ने थोड़ा सा इसमें एहतियात नहीं रखा है, या उन्होंने एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की है जिसके अंदर उन्होंने इसको 2 पक्षीय झगड़ा करार दे दिया, दोनों पक्षों की गलती बता दी। हम ये जानना चाहते हैं 2 पक्ष किसे कह रहे हैं। वो एक तरफ हम 60 साल के, 59 साल के, एक तरफ 7-8 लोग जिनका हथियार डंडों से लैस है, पत्थरों से लैस है। वो कैब ड्राइवर या उसके जो सहयोगी हैं, क्या उनके ऊपर FIR हुई है? क्या वो जेल के अंदर गए? जी, FIR दर्ज की गई, काफ़ी दबाव के बाद दर्ज हुई, नहीं तो शुरू में दर्ज भी नहीं हो रही थी। दर्ज हुई, मेरा मेडिकल भी हुआ, और दर्ज होने के बाद में वो ड्राइवर और उसके लोग, बाकियों को हम किसी को पहचानते नहीं हैं। ड्राइवर को हम पहचानते थे, उसको कस्टडी में रखा था। अभी हमको नहीं मालूम कि क्या पोजीशन है, क्या पोजीशन है, जेल में है या वो बाहर है। जी, इस पर सर फाइनली अगर हम देखा जाए तो यह एक मामला एक सोच को लेकर है, जबकि आपको ड्राइवर को आप जानते भी नहीं, पहचानते भी नहीं, आपका व्यक्तिगत उससे कोई लेना देना नहीं था। सिर्फ एक विषय को लेकर, एक एजेंडा को लेकर, एक कानून को लेकर वह व्यक्ति जान लेने पर उतारू हो गया और आपके साथ रात में इतनी बड़ी घटना कर दिया। ऐसे लोगों के लिए या देश के लिए, सरकार के लिए क्या एक मैसेज आप देना चाहते हैं कि किस तरह से यहाँ पर सतर्कता की आवश्यकता है? ये सरकार को सोचना पड़ेगा। बहुत गंभीर बात आपने कही है कि अगर ये सोच को हम जड़ से नहीं उसको निकालेंगे, ये हमको किसी, सब लोग बराबर हैं, इसमें कोई वो नहीं है, और सरकार की भी नीयत वही रहती है कि सब नागरिक समान हैं। लेकिन ये कट्टरवादी सोच जिन जिन लोगों की है, सबको हम नहीं ब्लेम करेंगे, लेकिन जो वो लोग हैं जो कट्टरवादी सोच वाले हैं, उससे देश को खतरा है। वो देश को अंदर से खोखला कर रहे हैं। हमको बाहर के दुश्मनों की जरूरत नहीं है। इस वक्त देश के अंदर जो बांटने का, काटने की बातें कर रहे हैं, उनके खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा, मजबूती से एक्शन लेना पड़ेगा। और ये जो कहते हैं इसको, जड़ कैंसर नहीं पैदा ज़्यादा होना चाहिए, ये कैंसर के तौर पे बढ़ रहा है मामला। बहुत बड़ी बातचीत आप बताएं सर। ठीक है सर, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। तो देखिए, हमारे साथ कर्नल SP सिंह थे, जिन्होंने पूरी आप बीती बताई, और बहुत बड़ी बात उन्होंने यह कहा कि ये जो लोग हैं, जो इनकी सोच है, यह देश को अंदर से खोखला कर रहा है। सरकार को इस पर जरूर संज्ञान लेना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक त्रिपाठी के साथ राघवन पांडे, रिपब्लिक भारत, लखनऊ।